व्यूअर्स। नमस्कार, मैं हूं मीनल और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शाम की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइन। कारगिल से पाकिस्तान पहुंची महिला नागपुर में पुलिस हिरासत में, जासूसी की आशंका के चलते जांच जारी। नागपुर तुलजापुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से तेंदुए शावक की मौत। भारत गोकर्धन में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को नहीं मिला मुआवजा, तीसरी बार जमा किए दस्तावेज। और अब खबरें विस्तार के साथ। नागपुर की रहने वाली सुनीता जामगड़े नामक महिला द्वारा 14 मई को नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान पहुंचने का मामला अब गंभीर जांच के दायरे में आ चुका है। कपिल नगर थाने में एफआईआर दर्ज, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धाराएं शामिल पुलिस ने महिला के खिलाफ कपिल नगर थाने में नियमित एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई। उसे कल रात मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर गिरफ्तार करने की अनुमति प्राप्त की गई। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार महिला के पास से पासपोर्ट, आधार कार्ड और चुनाव पहचान पत्र बरामद हुए हैं। साथ ही उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और साहिबा रिपोर्ट के जरिए उसकी डिजिटल जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान मोबाइल से डेटा रिकवर किया जा रहा है और क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 3 वर्षीय बेटा भी था साथ और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान नागरिकों से संपर्क के सुराग भी मिले हैं। मामले को और गंभीर बनाता है ये तथ्य कि महिला के साथ उसका 13 साल का बेटा भी था। कारगिल पुलिस से शुरुआती जानकारी के अनुसार महिला ने दावा किया कि वो बेटे को बर्फ दिखाने कारगिल गई थी, लेकिन पैसे खत्म हो जाने के कारण वो नौकरी की तलाश में पाकिस्तान पहुंच गई। अमृतसर पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि महिला के मोबाइल पर पाकिस्तानी नागरिकों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से चैटिंग के सबूत मिले हैं। हालांकि महिला ने यह स्वीकार किया है कि उसका संपर्क था, लेकिन उसने इसके पीछे कोई अन्य निजी कारण बताया है। धार्मिक या व्यावसायिक मकसद भी हो सकता है, पुलिस इसकी हर एंगल से जांच कर रही है। महिला का दावा है कि वो पाकिस्तान इसलिए गई थी क्योंकि वो वहां कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। हालांकि पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है। जांच अधिकारी अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि ये कोई धार्मिक, व्यक्तिगत या व्यावसायिक यात्री थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। कारगिल पुलिस से समन्वय महिला के दावों की पुष्टि की जा रही है कि पुलिस ने बताया कि वे कारगिल पुलिस के लगातार संपर्क में है और महिला द्वारा बताए गए तथ्यों की भौतिक जांच की जा रही है। उसका दावा है कि वो अंतिम गांव तक नौकरी की तलाश में गई थी, लेकिन वहां की हकीकत की जांच की जा रही है। फिलहाल संदेह कायम है और जांच के बाद सच्चाई सामने अपने आप आ जाएगी। जांच एजेंसियों का कहना है कि मौजूदा हालात और भारत पाकिस्तान संबंधों के परिप्रेक्ष्य में महिला की हर गतिविधि संदिग्ध मानी जा रही है। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला गया है, लेकिन जासूसी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। त्याच्याबद्दल सांगा, किती गुन्हे दाखल झाले? आपण म्हणजे आपल्याला ऑलरेडी आपण ब्रीफ केलं होतं की सुनीता जामगडे नावाची जी महिला होती, शी क्रॉस दी LOC फ्रॉम कारगिल डिस्ट्रिक्ट 14 मे रोजी क्रॉस केलं होतं त्यांनी. त्यांना अमृतसर पोलिसांकडे पाकिस्तान ऑथॉरिटीजने हँडओव्हर केलं होतं. त्यानंतर आपण त्यांना काल रात्री नागपूर येथे आणलेलं आहे. येथे आणल्यानंतर आपल्याला अमृतसर पोलिसांकडून 0 FIR चे देखील डॉक्युमेंट्स प्राप्त झाले. त्यानुसार आपण रेग्युलर FIR कपिलनगर पोलीस स्टेशन माननीय CP सरांच्या मार्गदर्शनात दाखल केलेला आहे. त्याच्यामध्ये ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्टचे सेक्शन लावण्यात आलेले आहेत आणि रात्रीच आपण महिलेला मॅजिस्ट्रेट यांच्या समोर हजर करून अटक करण्याची देखील परवानगी घेतलेली आहे. आता सध्या ते आपल्या कस्टडीमध्ये असून त्यांचं इंटरोगेशन चालू आहे.
सध्याच्या याच्यात त्यांच्याकडनं आपल्याला मोबाईल देखील मिळालेला आहे, पासपोर्ट आहे, त्यांचं ID कार्ड्स आहेत, आधार कार्ड आहे, इलेक्शन ID कार्ड आहे. हे सर्व डॉक्युमेंट्स आपल्याला त्यांच्याकडून मिळालेले आहेत. परंतु जो मोबाईल आहे त्याच्या अनालिसिससाठी आपण नागपूर पोलीस येथील जे सायबर एक्सपर्ट्स आहेत त्यांची मदत घेत आहोत. त्याच्यानंतर सर्व डेटा रिकव्हर करून ते यांच्या विचारपूसमध्ये ज्या गोष्टी समोर येतील त्यांना आपण क्रॉस व्हेरीफाय करणार आहोत. सध्या चौकशी उडवाउडवीचे उत्तर देत आहेत. याच्या बाबतीत आपण विचारलं त्यांना कसे काय गेले तर ते सांगतात की शेवटच्या विलेजमध्ये मी जॉब शोधण्यासाठी गेली होती, मला माहितच नव्हतं ते विलेज कुठलं आहे. तर ह्या प्रकारचे थोडे उत्तर येत आहेत. तर ते थोडं व्हेरीफाय करण्यासाठी वेळ लागू शकतो, परंतु आपण लवकरच याच्यामध्ये सत्य काय आहे ते निष्पन्न करू. नॉट फिजिकल ऑफेन्स ॲज सच की तिथं जाऊन आपल्याला करावं लागेल, कारण त्यांचं चॅटिंग वगैरे सर्व इथूनच सुरू झाली ते कपिलनगर मध्ये असताना. त्याच्यामुळे बराचसा तपास आपला इथून होईल आणि हा बराचसा तपास जो आहे तो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असेल किंवा मोबाईल फोनवर कॉन्टॅक्ट असेल त्याच अनुषंगाने होणार. हिंदी नाही असं की त्यावेळेस जी परिस्थिती होती त्यानुसार कुणीतरी पाकिस्तानात जात आहे तर दॅट इज सस्पिशियस, ते शंका निर्माण करणारं नक्कीच आहे. त्याच्यामुळे आपण संपूर्ण मोबाईलचे अनालिसिस केल्याशिवाय याच्यावर कमेंट करू शकत नाही. आतापर्यंतची जी चौकशी केलेली आहे त्याच्यानुसार तिने असं सांगितलं की तिच्यासोबत महिलेसोबत मुलगा होता, एक त्यांचा 13 वर्षाचा मुलगा आहे. जिथूनच आपल्याला प्राथमिक माहिती मिळाली होती कारगिल पोलिसांकडून की असा असा मुलगा कपिलनगर मधील आहे आणि तो सांगत आहे की त्याची आई क्रॉस करून पाकिस्तानमध्ये गेलेली आहे. तर तिचं असं सांगणं आहे की ती त्या मुलाला बर्फ दाखवण्यासाठी कारगिल येथे घेऊन गेली होती. त्यानंतर त्यांचे तिथे पैसे संपले आणि मग ती तिथे जॉब शोधत होती लोकली आणि जॉब शोधत असताना ती पाकिस्तानात गेली असं ती प्राथमिक माहिती देत आहे. परंतु आता सध्या ती खरं बोलत आहे खोटं बोलत आहे याच्यावर आपण कमेंट करू शकत नाही, कारण तिच्या मोबाईल मधील जी माहिती आहे ती आपण व्हेरीफाय करणार आणि इतरही तिच्या मुलाला जो मुलगा आहे त्यांना देखील आपण कॉन्टॅक्ट केलेला आहे. आपले CWCच्या ताब्यात आल्यानंतर त्यांच्यासोबत देखील आपण याबाबत विचारणा करणार आहोत. नाही, सध्या तरी ते आपण जे प्रश्न विचारतोय त्यांना ते कॉन्फिडेंटली त्याचं उत्तर देत आहेत सध्याच्या परिस्थितीत, कारण आपल्याकडे अजून त्यांना क्रॉस व्हेरीफाय करण्यासाठी जो महत्वाचा डेटा पाहिजे, इन्फॉर्मेशन पाहिजे ती अवेलेबल होईल त्या मोबाईलचे अनालिसिस केल्यावर, जेणेकरून ते जर खोटं बोलत असेल तर आपल्याला त्यांना त्याच्यामध्ये लीड मिळेल की हे आपल्याला मिसलीड करताय आणि त्याच्यानंतर पुढचा तपास केला नाही. आपण काल रात्री सूर्यास्तानंतर त्या महिलेला अटक केलेला आहे. त्याच्यामुळे आपण मान्य न्यायालयाची परवानगी घेतली त्याच्यात अटक करण्याची. आज रोजी आपण पुन्हा एकदा मान्य न्यायालयासमोर त्यांना हजर करणार आहोत आणि पोलीस कस्टडीसाठी मागणी करणार आहोत. त्याच्यामध्ये थोडं तथ्य दिसून येत आहे, कारण आतापर्यंत अमृतसर पोलिसांनी जे इंटरोगेशन केलेलं आहे प्राथमिक त्याच्यामध्ये असं समजून येत आहे की काही सोशल मीडियावर काही पाकिस्तानी नागरिकांचे त्यांचा कॉन्टॅक्ट होता, परंतु यांची वर्जन थोडी वेगळी आहे. ते म्हणतात की होता कॉन्टॅक्ट परंतु वेगळ्या कारणासाठी होता. तर दॅट इज द क्वेश्चन नाव, तेच आपण इथे क्रॉस व्हेरीफाय करणार आहोत. सर, आतापर्यंत असं कुठलंही नाव आपल्याकडे समोर आलेलं नाही आहे. कुणी धर्मगुरू आहे किंवा वेगळं कुणी आहे. त्या महिलेच्या सांगण्यानुसार ते काहीतरी बिझनेस सुरू करायचा होता, त्यामुळे मी काही लोकांच्या संपर्कात तिकडे होती असं त्यांचं सांगणं आहे. परंतु ते संपूर्ण चेक झाल्याशिवाय त्याच्यावर आपण त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली हा 0 FIR अमृतसर पोलिसांनी दाखल केलेला आहे आणि त्यांनी आपल्याकडे वर्ग केलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांना प्राथमिक चौकशीमधून असं निदर्शनास आलं होतं की काही पाकिस्तानी नागरिकांसोबत या मोबाईलवरून चॅटिंग झालेली आहे आणि जी चॅटिंग झाली किंवा हे सर्व बॉर्डर क्रॉस करण्याची प्रक्रिया होती ती अशा वेळेस झाली ज्यावेळेस इंडिया पाकिस्तानमध्ये टेन्शन्स हाय लेवलला होते. तर त्यामुळे मग त्यांनी तात्काळ तो गुन्हा दाखल केलेला आहे. आता आपण इतर ज्या सिक्युरिटी एजन्सीज आहेत त्यांना देखील याच्यामध्ये तपासात इन्वॉल्व करणार आहोत, जेणेकरून कुठलाही एंगल याच्यामध्ये मिस होता कामा नये. और अब आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर अगली खबर पर। यवतमाल जिले में नागपुर तुलजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में एक तेंदुए शावक की मौत हो गई।
ये घटना आर्नी शहर के पास स्थित पेंटर बाबा दरगाह के नजदीक उस समय घटी जब नांदेड़ से यवतमाल की ओर जा रही एक अज्ञात वाहन ने शावक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई जो मृत शावक को देखने पहुंची थी। कुछ नागरिकों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मृत तेंदुए की उम्र लगभग 4 से 5 महीने बताई जा रही है। ये घटना न केवल वन्य जीवों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि ये भी दिखाती है कि हाईवे से गुजरने वाले जानवरों की सुरक्षा के लिए ठोस उपायों की सख्त जरूरत है। अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और हाईवे पर वन्य जीव चेतावनी संकेतों और निगरानी बढ़ाने की दिशा में विचार किया जा रहा है। जाऊ दे ना रे बाबू, जाऊ दे ना, गाडीला हात लावा लागला. थांब ना राजा, अंगावर येईल ना तुझ्या. अरे फॉरेस्ट काम आहे, राहू दे, हात नको लावू दिले. हो पण हात नको लावू. और अब अगली खबर। भोकरदन तालुका के पारद गांव में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही। फरवरी-मार्च 2024 में आई ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन एक साल बीतने के बावजूद कई किसान अभी तक सरकारी मुआवजे से वंचित है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण इन किसानों को अब तक ओलावृष्टि सब्सिडी नहीं मिल पाई। किसानों ने बताया कि उन्होंने तलाठी, ग्राम सेवक और कृषि सहायक को 3 बार दस्तावेज, बैंक पासबुक और आधार कार्ड जमा किए हैं, लेकिन अब तक मुआवजा राशि उनके खातों में जमा नहीं की गई। आज एक बार फिर किसानों ने तलाठी कार्यालय पहुंचकर तलाठी अमोल तालेकर को तीसरी बार दस्तावेज सौंपे हैं। प्रशासन की अनदेखी पर किसानों में भी रोष दिख रहा है। प्रभावित किसानों ने कहा कि वो अब भी सरकार की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हो रही। बुवाई का समय नजदीक है और मुआवजा न मिलने के कारण किसानों को बैंकों और निजी साहूकारों से कर्ज लेना पड़ रहा है। केवायसी करेक्ट सर केवायसी गारपीट ही 2023-24 मध्ये पारदमध्ये अतिवृष्टी आणि गारपीट झाली. त्यामध्ये शेतकऱ्याचा जवळपास 100% कंबाड्या मोडल्या गेलं पारद येथील. तर त्या काही त्याच्यातले जे शेतकरी 1000-1100 शेतकरी, त्याच्यातले 800-900 शेतकऱ्यांना पीक विमा म्हणजे गारपिटीचं अनुदान मिळालं. पण जे शेतकरी वंचित राहिले होते त्या शेतकऱ्यांना अजून पण सुद्धा ते मिळालेले नाही. आता शेती जून महिना लागला, अवकाळी पाऊस चालू आहे, पेरणी तोंडावर आली आणि जे वंचित शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्यांनी याच्या अगोदर सुद्धा 2-3 वेळा डॉक्युमेंट देण्यात आले. अगोदर एकदा कुलकर्णी साहेब होते, त्यांना डॉक्युमेंट दिले. नंतर ग्रामपंचायतला दोंडी झाली होती की ग्रामपंचायतला कागदपत्र जमा करा, तिथं कागदपत्र देण्यात आले. नंतर भावस्कर साहेब त्यांना देण्यात आले. आणि आता सध्याचे जे तलाठी साहेब आहे, तळेकर साहेबांना आता आमचा 4था टाईम आहे, 3रा ते 4था टाईम आहे शेतकऱ्यांची हेच वारंवार कागद जमा करण्याचा. पण आता शेतकरी एकदम हतबल झालेला आहे. शेतकऱ्याला पैशाची आता एकदम टणटण भाजू लागली, गरज भाजू लागली. त्याच्यामुळं शासनाला नम्र विनंती आहे की ह्या 3दा-4दा कागद देऊन सुद्धा आता तरी 4थ्यांदा शेतकऱ्यांना कुठेतरी गारपिटीचं अनुदान द्यावं. कारण किती वेळेस कागदपत्र देणार आहे. आज एक शेतकरी शेतीचे कामधंदे सोडून वारंवार लिस्ट येते, शेतकऱ्याचं नाव नाही आलं, त्याच्यात KYC करा. प्रत्येक शेतकरी त्याच्यापासून वंचित राहते. त्याच्यामुळं तळेकर साहेबांना विनंती आहे की आम्ही आज जे तुम्हाला कागदपत्र दिले याचा तुम्ही एक पाठपुरावा करून पारचे जे शेतकरी असेल त्या शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावा, हीच एक नम्र विनंती आहे. नाही अन्यथा जर परत सुद्धा ह्या शेतकऱ्यांना कागदपत्र देऊन पण जर कुठलंही अनुदान जर ह्या 15 दिवसात महिन्याभरात जमा नाही झालं तर या तलाठी कार्यालयावर आम्ही ते आंदोलनाचा इशारा देणार आहे आणि आम्ही ते आंदोलन करणार आहे. कारण की वारंवार किती वेळेस कागदपत्र द्यायचे, किती वेळेस
गोष्टी करायच्या, त्यामुळे शेतकरी परेशान आहे. सर्वांना शासनाला विनंती आहे की ह्या शेतकऱ्यांची कळकळीची विनंती समजून तीनदा चारदा कागदपत्र देऊन सुद्धा आता तरी आमची कुठेतरी कागदपत्राचा पाठपुरावा करावा आणि जे शेतकरी वंचित राहिलेले गारपिटीच्या अनुदानपासून त्या शेतकऱ्यांना परत एकदा अनुदान द्यावा हीच एकदा विनंती करतो. और अब अगली खबर। गोंदिया जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ गोंदिया द्वारा एक अनोखी पहल की गई। जिले के अधिकारियों ने सुरक्षा रथ का उद्घाटन कर इसे पूरे जिले में भ्रमण के लिए रवाना किया। जिला कलेक्टर की उपस्थिति में इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये सुरक्षा रथ जिले के हर गांव में जाकर नागरिकों को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों और सुरक्षित वाहन चलाने के तरीकों की जानकारी देगा। सुरक्षा रथ से मिलेगा सीधा संदेश, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट बांधो, सुरक्षित रहो। अधिकारियों ने बताया कि इस सुरक्षा रथ के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, तेज रफ्तार के खतरों, मोबाइल फोन के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जाएगा। विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से चलेगा जागरूकता अभियान। सुरक्षा रथ में लगे ऑडियो विजुअल सिस्टम, पोस्टर, बैनर और डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा स्कूलों, महाविद्यालयों और ग्राम सभाओं में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं और वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा। A glance at your phone is the same as this. When you're on your phone, you're driving blind. सुरक्षा कक्ष आणि रस्ता सुरक्षा रथ यांच्या उद्घाटनासाठी आलेले माननीय जिल्हाधिकारी श्री प्रदीप नायक सर आणि इतर सर्व नागरिकांतर्फे मनपूर्वक स्वागत करतो. रस्ता सुरक्षा जीवन रक्षा ही संकल्पना आपल्या आयुष्यात अधिक सक्षम होण्यासाठी आजचा हा महत्त्वपूर्ण दिवस आहे. सर्वांना माहितीच आहे, दरवर्षी आपण जानेवारी महिन्यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील वाढत्या अपघातांची संख्या पाहता सन 2024च्या 2025मध्ये वाढ देखील नसली तरी देखील माननीय परिवहन आयुक्त यांचे आदेश आहेत की अपघात संख्या कशी कमी करता येईल, मृत्यूंची संख्या कशी कमी करता येईल, त्या अनुषंगाने त्यांनी आदेशित केल्याप्रमाणे मग आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना रिक्वेस्ट केली होती, विनंती केली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी आम्हाला निधी दिलेला आहे. त्या निधीअंतर्गत मग हे चित्ररथ किंवा सुरक्षा रथ म्हणता येईल, रस्ता सुरक्षा रथ
तो आम्ही बनवला. त्याच्यामध्ये छानसं सगळ्या व्हिडिओ क्लिप्स आहेत ज्या की माणसांच्या मनाला भावतात आणि मग त्यानंतर अपघात होण्यापासून परावृत्त होतो माणूस म्हणता येईल, किंवा नियम पालनासाठी त्यांना परावृत्त केलं जातं. असे काही समजा असं एक व्हिडिओ क्लिप आहे की आई त्या मुलाला हेल्मेट घेऊन जा म्हणते आणि नंतर त्याचं ते ऐकलं नाही तर त्याचा अपघात होतो आहे आणि त्याच्या डोक्याला इजा होते आणि हे होतं. तर असे काही हार्ट टचिंग व्हिडिओज आहेत खूप छान. त्याच्यामध्ये मग ते गावोगावी जाऊन मुलांना, वृद्धांना, सगळ्यांना जे काही लायसन्स करता येतात कॅम्पला त्यांना देखील हे सगळ्यांना दाखवले जातात. ग्रामीण भागात जाऊन लायसन्स अनिवार्य आहे ह्याविषयी किंवा मोटर वाहन कायद्याच्या विविध माहितीविषयी, कलमांविषयी माहिती दिली जाते आणि त्याचबरोबर रस्ता सुरक्षेचे विविध त्याच्यामधून दाखवलेले आहेत. हो, पूर्ण जिल्हाभर ही वाहन फिरणार आहे आणि ग्रामीण भागातील विशेषतः लोकांना ते ग्रामपंचायतीच्या समोर जाऊन लोकांना असं थांबवून मार्गदर्शन करणारे, समजा बस स्टँड असेल तिथं जाईल आणि छानपैकी आवाज आहे, त्याला व्हिडिओ हे आहे त्याच्यामध्ये आणि मार्गदर्शन करेल आणि त्याचा नक्कीच वाहन चालकांना फायदा होईल असं मला वाटतं. आज RTO ऑफिसकडे एक चित्ररथ आहेत, त्याचा लोकार्पण सोहळा होता आणि तसेच एक इथे हॉल आहेत त्याचा वास्तू निर्मिती केलं होतं DPCचं फंडमधून, त्याचंसुद्धा उद्घाटन आज करण्यात आलेलं आहे. रस्ता सुरक्षेसाठी लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी या दोघं वस्तू आज याचं उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे आणि याच्यामध्ये नक्की आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे रस्त्यामध्ये होणाऱ्या अपघातामुळे जे मृत्यू आहेत ते कमी करण्यामध्ये याचं नक्की कॉन्ट्रीब्यूशन असणार है. और अब डाल दे नजर अगली खबर पर। भारतीय जनता पार्टी इंदौरा मंडल की ओर से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाजपा महासचिव संजय जी तरारे के नेतृत्व में शीतला माता मंदिर में शिवजी की अगवानी कर श्री गडकरी की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। शिव पूजन के साथ हुआ जन्मदिन का शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम के दौरान विधिपूर्वक शिव पूजन और आरती की गई। इस विशेष अवसर पर कार्यकर्ताओं ने गडकरी जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान की सराहना करते हुए उनके दीर्घायु जीवन की प्रार्थना भी की। कार्यक्रम में कई प्रमुख कार्यकर्ता भी रहे मौजूद और आयोजन में भाजपा महामंत्री राजेश जी हाथीभेड़, उत्तर नागपुर युवा मोर्चा के महासचिव रुपेश ठाकरे, वार्ड अध्यक्ष बालू पराते सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अन्य प्रमुख उपस्थितियों में रवि उइके, दिनेश सारवन, कृष्णा पराते, बंधु शेटे, भास्कर परते, घनश्याम नंदनवार, देवानंद सातपुते, अशोक निमजे, मीना तरारे, नालू चंदन खेड़े, प्रभा शेटे और सुमन समर्थ आदि शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने नितिन गडकरी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भारतीय राजनीति में प्रेरणा का स्रोत बताया। बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारे माननीय लाडले नितिन जी गडकरी जी का आज जन्मदिन है। जीवेम सरदा सतम सुनयाम सरदा सतम। हम सभी लोग भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे गडकरी जी की आयु हजारों वर्ष की हो और इसी तरह से देश की उन्नति करते रहें। अपने भारत का तिरंगा हमेशा लहराता रहे और उनकी आयु उसी तरह से बढ़ती रहे। बोलो आदिदेव गणेश भगवान की जय। अवसागमन्ये गदं कणैरे सुनयाम देवा गदं पसेमहि देवहितं यदा। एक जल पानी डालो। ऐसा ये बात शहद है क्या? हाँ, शहद डालो। मानस महिमा तो जायांत पूर्खा पादो से विश्वाभूतान कृपादस्या समृतम देवी पादो पादो से हा भौतिमातो विष्णु ससाने अभिततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा सजातो अत्यचर प्रसाद भूमतो पुरात स्मंगा सर्वभूता सम। और अब अगली खबर। अचलपुर, अंजनगांव और चांदूर बाजार तहसील को प्याज का गोदाम माना जाता है, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण अब इन गोदामों में पानी भर गया है। खेतों में खड़ी प्याज की फसल डूब गई। बारिश ने प्याज को झटका दिया और कीमतें 6 से 7 रुपए प्रति किलो तक गिर गई है। प्याज की पहली फसल नासिक होने का समीकरण महाराष्ट्र के लिए जाना पहचाना है।
लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में प्याज का उत्पादन होता है, जिसका एक उदाहरण अमरावती जिला है। अचलपुर, अंजनगांव और चांदूर बाजार तहसील को सफेद प्याज का गोदाम माना जाता है, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण अब इन गोदामों में पानी भर गया है। खेतों में प्याज डूब चुका है। कुछ दिन पहले प्याज की कटाई शुरू हुई थी, लेकिन बारिश ने वो नहीं किया जो पहले हुआ करता था। छोटे बड़े गांव में इन तीनों तहसीलों में बड़ी मात्रा में प्याज का उत्पादन होता है। प्रति एकड़ 150 क्विंटल उपज होती है। इन किसानों के लिए ये एक तरह की नगदी फसल है। इसे 15 से 20 फरवरी के बीच लगाया जाता है। मई में इसकी कटाई होती है। किसानों का कहना है कि बारिश ठीक उसी समय हुई जब वो समय आ गया था। प्याज 12 से 15 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकता है। बाहर बाजार में इसकी कीमत अधिक मिलती है। हालांकि बारिश के कारण प्याज खराब हो गया है और कीमत गिरकर 6 से 8 रुपए प्रति किलो रह गई है। प्याज उगाने वाले किसानों का कहना है कि जब प्याज पर पानी और मिट्टी लग जाती है तो इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है और फिर कीमत भी नहीं मिलती। आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं अगली खबर। तिरोड़ा के पांजरा गांव से कुरखुड़ी जाने वाली सड़क के पास तिरोड़ा से तुमसर की ओर लोहे की सरिया लेकर जा रहे ट्रेलर ने मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में मोटरसाइकिल सवार पुक्के पोते और दादा की मौत हो गई। मृतकों के नाम सारंगेले उम्र 20 साल और जुगराज भोपचे है। चिखली निवासी सारंगेले अपने दादा कुरखुड़ी के पूर्व सरपंच जुगराज भोपचे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर तिरोड़ा से तुमसर होते हुए कुरखुड़ी ले जा रहे थे। इसी दौरान पांजरा गांव के बस स्टॉप के पास कुरखुड़ी की ओर मुड़ते समय तिरोड़ा से तुमसर की ओर लोहे की सरिया लेकर जा रहे ट्रेलर ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर में सारंग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके दादा के सिर और हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई है। गंभीर हालत में इलाज के लिए नागपुर ले जाते समय भंडारा में उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया। दुर्घटना की जानकारी तिरोड़ा पुलिस को मिलते ही तिरोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेलर को जब्त कर तिरोड़ा पुलिस थाने में जमा कर दिया गया। आगे की जांच तिरोड़ा पुलिस द्वारा की जा रही है। और अब अगली खबर। उपराजधानी नागपुर देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ महानगर है। शहर के तमाम हिस्सों में विकास काम शुरू है, वहीं परिवहन व्यवस्था की मजबूत करने का काम किया जा रहा है। नागपुर रेलवे स्टेशन हो या नया एयरपोर्ट, सभी का नवीनीकरण किया जा रहा है। इसी बीच नागपुर में भोसले साम्राज्य के राजे मुधोजी भोसले ने नागपुर रेलवे स्टेशन का नाम राजे रघुजी महाराज भोसले के नाम पर रखने की मांग खड़ी की है। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा कि पीएम मोदी को अपने लिखे पत्र में राजे मुधोजी भोसले ने ये लिखा है कि पूरा हिंदुस्तान जिनको दैवत मानता है, ऐसे हिंदुस्तान के हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्रीमंत छत्रपति राजे शिवाजी महाराज भोसले, हिंदवी स्वराज्य रक्षक श्रीमंत छत्रपति राजे संभाजी महाराज भोसले, इन हिंदू राजाओं का इतिहास आगे बढ़ाने नागपुर राज्य संस्थापक हिंदवी स्वराज्य विस्तारक श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोसले, इनका भारत के इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ऐसे महान योद्धा जिन्हें सारा हिंदुस्तान कांपता था, ओडिशा, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोंडवाना, महाराष्ट्र 217,560 स्क्वायर किलोमीटर इतना बड़ा रघुजी महाराज का शासन रहा है। और अब अगली खबर। उपराजधानी नागपुर सहित विदर्भ के तमाम जिलों में पिछले के हफ्ते से प्री मानसून की बारिश शुरू हुई। बुधवार शाम को नागपुर में जोरदार बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश से नागपुर सहित विदर्भ के तमाम जिले पानी पानी हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई है। गुरुवार को मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम सहित अधिकतम तापमान में भारी गिरावट हुई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को नागपुर का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य में 5.3% कम है। आमतौर पर मानसून महाराष्ट्र में 7 जून तक आता है, लेकिन इस बार मानसून अपने तय समय से 12 दिन पहले ही राज्य में प्रवेश कर गया, जिसके कारण राज्य के तमाम हिस्सों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। मुंबई, पुणे में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालत ऐसे हो गए है कि लोगों को बचाने के लिए सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। राज्य में मानसून के आने के बाद विदर्भ में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई। नागपुर, चंद्रपुर, बुल्ढाना, यवतमाल और अमरावती में जोरदार बारिश हुई। मानसून विदर्भ में 15 जून तक आता है, लेकिन जिस गति से मानसून का प्रवेश राज्य में हुआ था, उसको देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि 2 दिनों के अंदर मानसून विदर्भ पहुंच जाएगा। हालांकि वर्तमान में इसकी गति कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम हिस्से में बन रहे कम दबाव के कारण मानसून की गति में कमी आ गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 5 जून तक इसका प्रभाव रहेगा। इस कारण विदर्भ में रुक रुक कर बारिश होगी। वहीं 5 जून के बाद मानसून की असली बारिश शुरू
शुरू होगी। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।